हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपसे संविधान के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं, जिसके अंतर्गत आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया और कैसे तैयारी करनी है ये भी डिस्कस किया। तो आज आपके संविधान के इंडियन पॉलिटी के ये आपका 3rd क्लास रहेगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला हमारा जो बिंदु रहने वाला है, सबसे पहला हमारा कि इंडियन पॉलिटी मतलब संविधान को क्यों पढ़ा जाए। यार हम संविधान को क्यों पढ़ें? ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, भाई संविधान पढ़ने से क्या होगा। हम अपने फैमिली को पा रहे हैं, फैमिली के जो हमारे बच्चे हैं, परिवार चलाना है, इतनी महंगाई है, तो अपने परिवार को चलाएं कि संविधान को पढ़ें। उनका सोचना बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि उनका सोचना गलत है। बिल्कुल 100% बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सोचते हैं। जब मैंने संविधान नहीं पढ़ा तो मैं भी यही सोचता था कि यार हमको तो वह सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए ना जिससे हमें जॉब मिले, हमें रोजगार मिले। साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस की सब्जेक्ट पढ़नी चाहिए जिससे ट्यूशन अधिक आएंगे, पैसा आएगा, परिवार का खर्च चलेगा, अपना लाइफ अच्छी रहेगी। यार संविधान को क्यों पढ़ें? तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि संविधान को क्यों पढ़ें। ये क्वेश्चन कुछ समय पहले मेरे अंदर भी था, मेरे दिमाग में भी था कि वास्तव में यार संविधान को क्यों पढ़ा जाए। ये तो एक आर्ट की सब्जेक्ट है, हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इसे क्यों पढ़ें। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चलता था। लेकिन जब मैंने संविधान को पढ़ा और समझा तो जो क्वेश्चन थे वे सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गए। क्यों? अब मैं आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट उसमें बताना चाहता हूँ संविधान को क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो आप ये देखिए कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उस पर टैक्स जा रहा है और उस टैक्स को किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ले रही हैं। आपके पास जो भी एमएलए, एमपी, विधायक, सांसद जो आते हैं वो उस टैक्स से पल रहे हैं, वो आपके सेवक हैं। मानता हूं कि वो आज के डेट में राजा बने बैठे हैं, वो आपकी सुनते नहीं हैं। अपना एक आदेश, अपना ऑर्डर आपके ऊपर फॉलो करते हैं, आपको दबाने काम करते हैं। तो सबसे पहले मेरा यह है कि वहाँ पर एक जो टैक्स जा रहा है, इस टैक्स से क्या हो रहा है कि सरकार के पास बहुत अधिक मात्रा में कलेक्शन आ रहा है। अब सरकार उस कलेक्शन को कहाँ कहाँ स्पेंड करेगी, खर्च करेगी, वो योजना तैयार की जाती है। वो आगे आपको पॉलिटी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो कुछ आपके पास जो टैक्स था तो कुछ भाग आपकी कुछ ऐसी योजना जो कि सभी वर्गों के विकास के लिए खर्च किया जाता है। आप कितना भी कमा लें, जो कुछ वर्गों के लिए विकास के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है आप उस योजना से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस योजना को नहीं जान पा रहे हैं, तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हर योजना को जानो। जैसे अभी फ़िलहाल एक मुद्दा चल रहा है आपके यहाँ पर, जो भी कुछ रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे SC, ST एंड OBC, इसके अंदर एक सबसे बड़ा एक तत्कालीन रिसेंटली एक मुद्दा है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर देखिए लोगों को कुछ नहीं पता है, लोगों को कुछ नहीं पता है।
अगर आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी जानकारी नहीं होगी। इसका विरोध किया जा रहा है, कुछ इसके पक्ष में भी हैं। कहीं पर लोग पक्ष में उतर रहे हैं और कहीं पर विपक्ष में उतर रहे हैं। यार ऐसा मुद्दा है क्यों? ऐसा मुद्दा क्यों आ रहा है? कुछ तो कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर जो है उसे लागू करो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला निकाला है वो बिल्कुल सही है, कुछ ये कह रहे हैं, और कुछ इसके विरोध में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, आप हमारे रिजर्वेशन में आरक्षण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? अब लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर पक्ष और विपक्ष में, उनको कुछ नहीं पता कि क्रीमी लेयर से उनको फ़ायदा है या नॉन क्रीमी लेयर से उनको फ़ायदा है। तो मेरा मानना है कि जब आपको संवैधानिक अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा कि भाई आपके पक्ष में है कि विपक्ष में, और आपसे सबसे बड़ी गलती ये होती है जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है और जो आपका लीडर होता है वो आपको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करता है, या अच्छे अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए किसी तरीके से आपको मोहरा बनाता है। और आप क्या करते हैं, आपको अपना नुकसान फ़ायदा नुकसान तो कुछ पता नहीं है, आप जाके इकट्ठे हो जाते हैं, विरोध करते हैं उसमें, चाहे बोलो वो वाला नियम आपके पक्ष में हो लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपने तो कभी इसे न जानने की कोशिश की है, न समझने की कोशिश की है कि भाई हमसे आगे वास्तव में है क्या चीज़। और जब आप पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश निकाला, तो जो ऊपर वाला है वो आपको उल्टा सीधा बताता है, भाई देखिए कि आप हमें जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसके साथ में क्या किया जा रहा है, जो आपको आरक्षण दिया जा रहा है उसे छेड़छाड़ की जा रही है। आप उसे सुन के तुरंत आग बबूला हो जाती है, और यह आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानो, आज मेरा मुद्दा क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को डिस्कस करने का नहीं है, सिर्फ ये बताने का है कि अगर आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तो आपके जो लीडर हैं वो गलत यूज करेंगे आपका। जब आप संवैधानिक नॉलेज आपके पास होगी, नेताजी आपके पास आएंगे, आप उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे, नेताजी आपने ये कदम उठाया था उससे हमें और हमारे वर्ग के लिए पूरा नुकसान हुआ है, हमें क्या फ़ायदा हुआ, आप हमारे नेता नहीं हैं, आप हमारा विकास नहीं कर रहे हैं, आप तो हमें गड्ढे में डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे? ये क्वेश्चन कब कर पाएंगे? जब आपके पास संवैधानिक नॉलेज है। तो हम जो भारतीय हैं, हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हम पढ़ना नहीं चाहते। सब कुछ पसंद है लेकिन हमें पढ़ना नहीं पसंद है, लिखना पसंद नहीं है। बिल्कुल मोबाइल देख लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, फेसबुक देख लेंगे। स्टूडेंट है वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, और जो कहीं पर सेट हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो पढ़ाई से संन्यास ले लेते हैं कि अब हम पढ़ के क्या करेंगे, हमें तो जॉब मिल गई, या जैसे नहीं मिली वो छोड़ देता है, पर अब पढ़ के क्या करेंगे हम, अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो यही एक सोच हमें क्या करती है, हमें और हमारे परिवार को और हमसे जुड़े हुए जितने वर्ग होते हैं उन वर्गों को गड्ढे में डालने का काम करता है। ज्ञान हमेशा आपको अवगत कराता रहेगा कि आप जिस कदम को लेने वाले हैं, सामने वाला जो आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है वो सही है या गलत है, ये जानकारी आपको ज्ञान ही देगा। आपके पास जानकारी है, नॉलेज है, तो सब कुछ मिलेगा, आप अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। अगर आपके पास संवैधानिक नॉलेज नहीं है तो डिसीजन आपका गलत हो सकता है आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए वह डिसीजन सबसे गलत रहा हो सकता है आज मैं आपको गलत कह रहा हूँ, हो सकता है आने वाली पीढ़ी आपसे गाली दें आपको कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना गलत काम किया, उनको इतना नहीं आता था क्या। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप कभी भी उन नियमों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहते मत पढ़ो, लिखना नहीं चाहते मत लिखो। आपको हमने एक इस चैनल के द्वारा हम चाहते हैं कि आपको एक संवैधानिक नॉलेज दिया जाए। मैं किसी भी वर्ग या किसी जाति या किसी धर्म के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोलूँगा, निष्पक्ष होकर बात करूँगा। मेरे लिए कोई यहाँ पर धर्म, कोई जाति
या कोई मायने नहीं रखता। जो संवैधानिक अधिकार हैं तो जिस पक्ष के लिए होंगे उस पक्ष के लिए बोलूँगा। मैं उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब ये आपको सोचना है कि आपके फेवर में कौन सा है, ये डिस्कस करने वाला। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आज वीडियो अपने स्टार्ट करता हूं। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो बिल्कुल चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को जितने आपके ग्रुप बने हुए हैं उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, सबको जागरूक कीजिए, अवेयरनेस लाइए। भाई जगो भारत जागो, जागो भारत जागो। अगर हमारा भारत जगेगा नहीं तो सोचो आप सोते रहेंगे और नेता लोग आप पर राज करते रहेंगे, आपको यूज करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं है सब कुछ हो गया। आप सोते रहेंगे, नेता लोग आपके भविष्य को, आपके सपने को चुराते रहेंगे। सोचो एक चोर आपके घर में आया, वो आपके धन को चुरा ले गया, टीवी चुरा ले गया, बहुत अच्छी कीमती सामान को चुरा ले गया, आपको बहुत अफसोस हुआ। और गलती से चोर पकड़ जाता है तो आप उसे इतना मारते हैं, चाहते हैं कि उसे और मारें, टांग तोड़ दो, पैर तोड़ दो, सब तोड़ दो उसके बारे में। सोचो हमारे नेता हमारे भविष्य को चुरा रहे हैं, हमारे सपनों को चुरा रहे हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा है। मालूम चल जाता है फिर भी कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ बोलते भी नहीं है। पहले नंबर तो मालूम ही नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है। तो असली चोर वो चोर नहीं है जिन्होंने आपका धन चुराया, असली चोर तो ये नेता हैं जो संविधान के विरुद्ध जाकर के आप लोगों का अहित कर रहे हैं, आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आपके कल्याण के लिए नहीं, आपके विकास में एक अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो आप असली चोरों को पहचानो। वह चोर जो चोरी कर रहा है उसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन आपके ये सपनों का, आपके भविष्यों पर एक लांछन लग रहा है, एक रुकावट डाली जा रही है, ये रुकावट हटने वाली नहीं है। इसलिए आप जुड़िए, जागिए, पहचानो और संविधान को पढ़ो। आपकी फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़िए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको ऐसा कभी एहसास नहीं होगा कि आपके पास कि कोई नॉलेज का अभाव है। तो चलिए मैं अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फिर ये बातें होती रहेंगी। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आज थोड़ा सा आर्टिकल स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी समय हो गया, 2 वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस की, लेकिन मैंने आर्टिकल स्टार्ट नहीं किए। आज मैं आपके आर्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आज हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे और बातें होती रहेंगी। तो सबसे पहले हमें एक जानकारी, नॉलेज को इकट्ठा करना है और उसे अपने व्यवहार में उतारना है। संविधान को पढ़ना किसी जॉब के लिए नहीं, जॉब के लिए तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को बनाने के लिए भी आएगा। आप संविधान को पढ़ने के बाद ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी पार्टी का नेता अच्छा था। आपको ये नहीं मालूम चलता कि आप अच्छे इंसान का विरोध कर रहे होते हैं और आप जो सबसे संविधान के विरुद्ध जो गलत काम कर रहा होता है उसका फेवर कर रहे होते हैं। क्यों? आप उसके पक्ष में बोल रहे हैं, बताइए। जो संविधान का दुश्मन है, आपका गला काटने वाला है, आपके भविष्य को जाने वाला है, आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है। और जिस पद पे जो बैठा होता है वो बहुत ही अच्छा और अच्छे काम कर रहा है, आपको ये नहीं पता, आपकी उल्टी सीधी बातें बता करके आप उसका विरोध करने लगते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो, सेकंड, ये थर्ड वीडियो है। तो उसके अंदर मैंने भाग डिस्कस किए थे कि भारत के संविधान को 22 भागों में डिवाइड किया गया है। 22 भागों में तो पहला भाग 1 है हमारे पास, जो भाग 1 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए भाग 1। भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम एक चीज़ आपको डिस्कस कर देते हैं, एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ
संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो उस समय कुछ समस्याएं थी हमारे सामने। क्या समस्याएं थी? तो मैं आपको कुछ डेट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। ये डेट पूछी जाती है, अक्सर पूछ लेता है। 27 जून 1947 को, ध्यान रखेंगे 27 जून 1947, 27 जून 1947 को कुछ देशी रियासतों समस्या के लिए, कुछ देशी रियासत थी हमारे पास, देशी रियासत, देशी रियासत थी। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने एक विभाग खोला, जिसके प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके प्रभारी कौन थे? मैं लिख देता हूं, प्रभारी कौन थे यहाँ पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। सही है। तो डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये डेट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। 27 जून 1947 को भारत सरकार ने क्या किया? देशी रियासतों की समस्या के समाधान के लिए एक विभाग खोला और उसके प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसके बाद एक डेट और इम्पोर्टेंट है, जून के बाद जुलाई आता है, तो 5 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? जो देशी रियासत थे उनके नरेशों से एक निवेदन किया कि आप क्या करें, भारत सरकार को क्या करते हैं? भारत सरकार को ध्यान रखेंगे क्या क्या? विदेश नीति, यातायात और सुरक्षा संबंधी अधिकार। सुरक्षा संबंधी अधिकार सौंप दें। ठीक है। तो याद रखेंगे, आप 2 डेट में डिस्कस किए पहले। 27 जून 1947 को क्या किया? भारत सरकार ने देशी रियासतों की समस्या के लिए एक विभाग खोला, जिसके प्रभारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। और 5 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? जो देशी रियासत थी उनके नरेशों से निवेदन किया कि भाई आप क्या करें, आप विदेश नीति, यातायात और सुरक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो भारत सरकार को सौंप दें। तो अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ। अब मैं आर्टिकल की बात कर लेता हूँ। कितने हमारे पास भाग, कितने हमारे पास भाग? 22 हैं हमारे पास। और अनुच्छेद क्या है हमारे पास? अनुच्छेद 395। अब मैं देखिए भाग 1 डिस्कस करने वाला हूँ। भाग 1, इसमें कितने आर्टिकल हैं हमारे पास? इसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ये आर्टिकल है। सही है। 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे भाग 1 में। तो आज मैं आपके 4 आर्टिकल ही डिस्कस करूंगा। और इसको अगर आप याद करना चाहते हैं तो ट्रिक की बेसिस पे हम बोल सकते हैं। ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी ट्रिक क्या हो सकती है याद करने की? देखिए, मेरा जो इस क्लास में मेरा जो एक टारगेट है, जो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ट्रिक प्रोवाइड करना, और ऐसे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि जो संविधान के बारे में जानकारी चाहते हैं उनको एक जानकारी देना, उनको डीपली कुछ बताना, उनके समझ में आना कि वास्तव में भारत एक संविधान क्या है।
तो देखिए अभी हो सकता है कि जो संविधान को समझना चाह रहे हैं उन ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा एक दो वीडियो में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब कनेक्टिविटी बन जाएगी तो बिल्कुल समझ में आएगा। मैं अभी देखिए थोड़ा सा मैं प्रारूप स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले इसकी ट्रिक हो सकती है हमारे पास यूनियन फॉरेन चेंज करेक्शन। अभी ट्रिक आपको समझ में नहीं आएगी किसी के भी। ये 4 ट्रिक हैं और 4 हमारे आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये आर्टिकल 1, ये 2, ये 3 और 4 अभी समझ में आएगा। देखिए अब सबसे पहले भाग 1 क्या हमारे पास, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे संघ को डिफाइन करना चाहूँगा। संघ क्या होता है, संघ क्या है। तो देखिए 3 होते हैं हमारे पास। एक तो होता है परिसंघ, परिसंघ इसे बोलते हैं कन्फेडरल, कन्फेडरल। और एक होता है संघ, इसे बोलते हैं फेडरल। और एक होता है हमारे पास यूनियन, इसे भी संघ ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनियन, यूनियन। तो देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा समझने वाली बात है, बिल्कुल समझेंगे बिल्कुल कंसेप्ट को। तो देखिए परिसंघ क्या है, परिसंघ उसे बोलते हैं जैसे सपोज करो कि 8-10 लोग इकट्ठा होकर के आए और अपने कुछ अधिकार किसी को दे दें, अपने कुछ अधिकार किसी को दे दें, तो इस तरीके से जो ग्रुप बना हुआ है उसे बोला जाएगा परिसंघ, परिसंघ बोला जाएगा, ठीक है ना। परिसंघ बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, किसी क्लियर हो गई। परिसंघ ये एक सबसे कमज़ोर वर्ग है। ये क्या होता है, ये कमज़ोर वर्ग होता है, कमज़ोर संघ कह सकते हैं इसे, कमज़ोर संघ होता है, कमज़ोर संघ होता है। क्लियर हो गया। देखो इसमें जैसे सपोज करो कि ये ईंट है हमारे पास, ये ईंट है हमारे पास, इनको इस तरीके से चिन्ह दिया गया है, ऐसे चिन्ह दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा इसके ऊपर ईंट रखा गया यहाँ पर इस तरीके से, जैसे एक चट्टा लगा देते हैं ईंटों का, देखिए ये इस तरीके से। परिसंघ क्या है, एक एग्जाम्पल समझिए पहले यहाँ पर परिसंघ को। परिसंघ एक तरह जैसे किसी ट्रक से ईंट उतारते हैं और चट्टा लगा देते हैं, तो इस तरीके से है। एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा संघ है, इसमें 8-10 लोग आए, उन्होंने सपोज करो 5 नियमों पर डिस्कस किया कि भाई 5 अधिकार हम किसी को देते हैं। जैसे पहला क्या है कि भाई यातायात के नियम, यातायात का दे दिया, शिक्षा का दे दिया, शिक्षा का दे दिया, और किसका दे दिया, जो टैक्स दे दिया हमने ले लिया टैक्स, स्वास्थ्य दे दिया, कि भाई ये 4 अधिकार हमने क्या है किसी को दे दिया यहाँ पर, कि भाई हम इनसे हम टैक्स देते रहेंगे, आप क्या करेंगे, ये हमें ये वाली चीज़ मुहैया कराएंगे, आप समझ रहे, मुहैया कराएंगे, मीनिंग ये हमें प्रोवाइड कराएंगे, ये आप हमें सुविधा देंगे। इस तरीके से हो गया। तो अब लेकिन ये कमज़ोर संघ हो सकता है, जैसे सपोज करो 10 लोग इसमें ऐड हुए, तो 10 लोगों में से कोई कभी भी निकल सकता है, इसमें से किसी की कोई भी इसमें जवाबदेही नहीं है और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई रोक नहीं सकता इसमें से। 10 लोग कभी भी इस वाले संघ को तोड़ सकते हैं। तो ये परिसंघ हो गया। ये क्या होता है, ये इससे थोड़ा सा अगर मैं इसे मैं मजबूती में दूं तो ये ऐसे दे दूं, यहाँ पर 3 यहाँ पर, सॉरी उल्टा लगा रहा हूँ। अगर ये इस तरीके से लगाया, ये यहाँ पर मैं 3 एरो लगा दिए, ये तो ये क्या है, फेडरल। ये इसकी अपेक्षा परिसंघ की अपेक्षा मजबूत होता है। ये क्या है, परिसंघ की अपेक्षा मजबूत होता है ये। अब ये क्या समझेंगे इसे, कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन संघ। तो जैसे मैं आपको बता दूं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यहाँ पर क्या है, 50 राज्य मिलकर के उन्होंने एक संघ बना लिया।
50 राज्य मिलकर के उन्होंने एक संघ बना लिया और उनको क्या है, समान अधिकार है। सपोज देख, इसे समझना है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या किया कि जहाँ 50 राज्य हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर मैं ले देता हूँ 50 राज्य। ये 50 राज्य हैं, ये वाले। ये 50 राज्य आपस में मिले, इन्होंने अपने जितने भी नियम थे सबने नियम बनाए, सभी नियम बनाए और एक यहाँ पर शक्ति जनरेट की, शक्ति उत्सर्जित की, इन्होंने उत्सर्जन किया। 50 राज्यों ने एक शक्ति का उत्सर्जन किया, पावर का, जिसे क्या नाम दे दिया, संघ। 50 राज्यों ने एक शक्ति दी किसको, यहाँ पर। और अब यहाँ पर जितने भी अधिकार हैं सबके समान हैं, यहाँ पर समान अधिकार है, क्योंकि इन्होंने 50 राज्यों ने अपनी सहमति से शक्ति अर्जित यहाँ पर एक उत्सर्जन किया है, शक्ति प्रोवाइड की है, इसलिए संघ है। अब यहाँ से थोड़ा निकलना मुश्किल होता है। यहाँ पर जो जितने 50 राज्य जुड़े हुए हैं, 50 राज्य जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल समझो, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने इसमें पैसा लगा दिया, आप चाहो तो उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, लेकिन अब आपको दिमाग में ये आएगा काफ़ी पैसा हम खर्च कर चुके हैं, तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर ये लोग वैसे तोड़ सकते हैं ये, पर इसे तोड़ना परिश्रम की अपेक्षा मुश्किल है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये ईंट का चट्टा है हमारे पास, तो यहाँ पर सोचो अगर ईंट में क्या लगा दिया, प्लास्टर लगा दिया जाए, प्लास्टर से चिनाई कर दी जाए। कोई दीवार है उसमें क्या कर दिया जाए, जो सीमेंट होता है सीमेंट से अब चिन्ह दिया गया है, जैसे दीवार को बना देते हैं ना, चिन्ह देते हैं, तो ऐसे दीवार को चिन्ह दिया गया है, तो ये मजबूती है। तो सोचो चट्टा लगा हुआ है, उससे ईंट निकालना कितना आसान है, लेकिन जब ईंट को चिन्ह देंगे तो उससे ईंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ईंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यूनियन को डिस्कस करने वाला हूँ। यूनियन क्या है, यहाँ पर देखिए यूनियन क्या है। यूनियन में क्या है कि यहाँ पर एक केंद्र है हमारे पास, केंद्र ने यहाँ पर राज्य बनाई यहाँ पर, सही है। तो इसलिए सभी राज्यों को समान शक्ति नहीं है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, कि इस तरीके से। तो इस संघ को बोला यूनियन। समझिए कि यहाँ पर कोई शक्ति है, शक्ति ने कुछ राज्य अर्जित किए। बेटा दोनों अंतर देखना, यहाँ पर केंद्र ने कुछ राज्य अर्जित किए। जैसे भारत में देखिए, ये भारत का एग्जाम्पल है हमारे पास, ये भारत में देखने को मिलेगा। जो केंद्र सरकार है, तो केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम पावर की, उसने राज्यों को अर्जित किया है, राज्यों को शक्ति दी है। लेकिन इस वाले संघ में क्या है, राज्यों ने केंद्र को शक्ति दी है, तो इसलिए यहाँ पर केंद्र कमजोर है। लेकिन यहाँ पर केंद्र ने राज्यों का उत्सर्जन किया है, राज्यों को पैदा किया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केंद्र यहाँ पर मजबूत है, यहाँ पर केंद्र कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पर केंद्र मजबूत है। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर कोई राज्य नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता भाई? राज्य को शक्ति देने वाला कौन है? केंद्र। तो राज्य का तो अपना कुछ है ही नहीं। सोचो भाई, एक बात बताओ कि आप किसी गवर्नमेंट या किसी ओनर के यहाँ पर, किसी व्यक्ति यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, उसने आपको रहने के लिए मकान दे दिया, आप उसमें रह रहे हैं। तो अब आप चाहें कि उस मकान पर अधिकार जमा लें, तो आप अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि उसने ये मकान उन्होंने दिया है आपको, सही है। तो आपका तो अपना कुछ है ही नहीं। तो भारत में राज्यों का कुछ नहीं है। राज्य जो पैदा हुए हैं वो केंद्रों के द्वारा उत्सर्जित हुए, तो सब कुछ है वो केंद्र में है। तो यहाँ से राज्य निकलने की तो बात आती नहीं है। और एग्जाम्पल सुने, जैसे दीवार है तो यहाँ पर प्लास्टर लगा दिया। अब सोचो, अब दीवार पर प्लास्टर कर दें, यहाँ पर तो चिनाई की गई थी, अब दीवार पर प्लास्टर कर दें तो दीवार कितनी मजबूत हो जाएगी। तो वहाँ से ईंट निकालना बहुत मुश्किल है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसए को यूएसए का क्या एक ऐसा एग्जाम्पल है कि सभी राज्यों ने मिलकर के केंद्र को उत्सर्जित किया, वो हमारे संघ है। उससे फेडरल वर्ड यूज किया गया है, लेकिन हिंदी दोनों की एक ही है। भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, सही है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने राज्यों को पैदा किया है। भारत ने क्या किया, राज्यों को पैदा किया है।
तो यहाँ पर कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो अलग होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अपने पेज पर आ जाते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट में ये बोला, आर्टिकल फर्स्ट में देखिए कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। इसमें 3 वर्ग बांटे गए, जैसे ए, बी और सी। ए में क्या है, राज्य। कितने राज्य हैं, 28। यूटी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे पास, 8। इसे शॉर्ट में बोलेंगे यूनियन टेरिटरी, यूटी, यूनियन टेरिटरी बोलेंगे। और ये होता है सी, सी का मतलब अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। अभी भारत के पास कोई भी अर्जित क्षेत्र नहीं है, ये 2 है, इसमें 0 सॉरी, सही है। तो ये आपका आर्टिकल 1 आपको बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ है, उसके पास 28 राज्य हैं, 8 क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी, और अर्जित क्षेत्र भी भारत के पास कुछ नहीं है। अभी अर्जित क्षेत्र है, भारत के पास कुछ नहीं है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मिलेगी आर्टिकल 1 से मिलेगी। अब आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यूनियन। तो भारत क्या है, यूनियन है भैया, यूनियन यहाँ पर। तो इसलिए हम इसे याद कर लेंगे यूनियन से। यूनियन से ये वाला कंसेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए। और दूसरा वर्ड आता है फॉरेन। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ, इसे फॉरेन लिखा मैंने यहाँ पर, विदेशी। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है यहाँ पर, आर्टिकल 2 देखिए कि भारत क्या कर सकते हैं यहाँ पर, विदेशी क्षेत्र को मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 क्या देता है, ये आर्टिकल 2 ये परमिशन देता है कि अगर कोई विदेशी राज्य, विदेशी क्षेत्र भारत में मिलना चाह रहा है तो बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जैसे घर में दादाजी होते हैं, ऐसे राष्ट्रपति जी होते हैं, उनको प्री इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आपको पहले बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी महोदय जी कि भाई हम इस क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपके राष्ट्रपति जी इसको मना नहीं कर पाएंगे, बाध्य हैं, केवल सूचना देनी, आपको बतानी भाई बस। जैसे दादाजी घर में बैठे हैं तो दादाजी क्या कहते हैं कि बेटा कहीं जाओ बता के जाओ, तो उनसे बता दो दादाजी मार्केट जा रहे हैं, गोलगप्पे खाने के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मना नहीं करेंगे, जाओ 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 जाओ। तो राष्ट्रपति जी मना नहीं करेंगे यहाँ पर। अब इसका एक करेंटली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आर्टिकल 2 का। तो मैं एक घटना से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, एक घटना को समझेंगे आप। घटना क्या, घटना आपने देखा होगा 25 मार्च 1959। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा दूसरी पर। 25 मार्च 1959 में चीन ने क्या किया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत का एक शहर था ल्हासा, ल्हासा क्षेत्र था। बेटा सुनना है, देखिए जहाँ पर आपको एक लॉजिक से सुनना है और समझना है कि ये सारी घटना कैसे हो रही हैं। देखो ये सारी घटना घट रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। तो 25 मार्च आपके 1959 में चीन ने क्या किया, तिब्बत के एक क्षेत्र था ल्हासा, उस पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि कुछ तिब्बत लोग थे, उन्होंने विरोध किया। तो इस विरोध में 2000 तिब्बती मारे गए, 2000 लोग तिब्बती मारे गए। और धीरे धीरे मान चला उसमें चीन ने तो पूरी तिब्बत पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर क्या आता कंडीशन है कि अगर जैसे ये चीन है हमारे पास, ये चीन, और फिर यहाँ पे आ जाता है तिब्बत का एरिया आता है, तिब्बत का, और यहाँ पे झांकता है कौन, इस तरीके से सिक्किम राज्य झांकता है, सिक्किम। अब सिक्किम जब चाइना यहाँ पे था, चाइना ने क्या किया 1959 में ल्हासा पर कब्जा कर लिया, तो चाइना यहाँ पर आ गया। अब पहले सिक्किम का पड़ोसी कौन था, तिब्बत था। अब सिक्किम का पड़ोसी कौन हो गया, चाइना हो गया।
सिक्किम का पड़ोसी चाइना हो गया। सिक्किम ने देखा यार इसकी तो एक्टिविटीज बहुत खतरनाक है, ये सही से बात नहीं करता है, और उसको समझ में आया यार कि चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, इतने बड़े क्षेत्र को हड़प लिया, हमें तो छोटा सा क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र है, छोटा सा क्षेत्र है, ये तो यार बड़ी दिक्कत आएगी, हमें भी हड़प सकता है, हमारे ऊपर अधिकार कर सकता है। तो ये चीज़ किसके दिमाग में आया, ये तिब्बत था, सॉरी सिक्किम के उसमें आया। जब चाइना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया है तो सिक्किम पर अधिकार कर सकता है। ये लॉजिक तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब इसने तिब्बत को नहीं छोड़ा तो सिक्किम को कहाँ से छोड़ देगा, सिक्किम को कहाँ से छोड़ देगा। अब जो सिक्किम का प्रधानमंत्री था थोडुंग नामग्याल, इसका नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, PM कौन था, थोडुंग नामग्याल ये था। ये क्या था, आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जवाहरलाल नेहरू का ये मित्र था। ये क्या था, जवाहरलाल नेहरू। कहानी को समझेंगे बड़े इंटरेस्टिंग साथ में। जवाहरलाल नेहरू की क्या था, ये नेहरू जी का मित्र था। अब मैं घटना कौन सी बता रहा हूँ आपको, 1974 घटना बता रहा हूँ, 1974। उस समय कौन थी, इनकी पुत्री इंदिरा गांधी थी इस टाइम पर। और उस समय पर 1974 में इंदिरा गांधी अपने पूरे मैं कहना चाहूँगा पूरे जो एक विराट रूप होता है उस रूप में थी। जबरदस्त लोह पुरुष थी, जबरदस्त, इनका एक पूरा बोलबाला था हर तरीके से। और उसी टाइम पर घटना हुई थी, आपको मैं बता दूं 1971 में, यहाँ पर अगर आपको याद है तो 1974 से ही घटना हुई थी, 1971। ये क्या घटना थी, पाकिस्तान दो थे यहाँ, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करके क्या बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, जो कि 26 दिसंबर 1971 को क्या हो गया, पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। तो इंदिरा गांधी का पूरा इसमें पूरा समर्थन था, और इंदिरा गांधी जी के बलबूते पर पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, आज़ाद कर दिया। तो सिक्किम के दिमाग में आया, सिक्किम के जो थोडुंग नामग्याल था प्रधानमंत्री, जो कि जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। तो यहाँ पर बात मित्रता की नहीं थी, दोस्ती की नहीं थी। देखिए, अपने पर्सनल रिलेशन अलग होते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहाँ पर पर्सनल रिलेशन नहीं देखे जाते। लेकिन फिर भी वो इंदिरा गांधी जी के पास आया, उन्होंने उनका भाई साहब पूरा विकराल जो विराट रूप होता है, एक चंडी रूप, 1971 में देख लिया इंदिरा गांधी जी का, भाई साहब ये तो रौद्र रूप है इनका, तो पूरे महाकाल है ये तो, भाई साहब महाकाल रूप था, जो कि किसने देख लिया, थोडुंग नामग्याल ने 1971 में देखा कि पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश नाम से देश से आज़ाद कर दिया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य बन गया, पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या बनाते 26 दिसंबर 1971। तो अब आप देखेंगे तो उसकी कुछ हिम्मत हुई कि यार भारत के तो राज्य की जो भारत है उसकी तो एक्टिविटीज क्या है, एक समर्थन करती हैं। तो इसलिए जो थोडुंग नामग्याल था इंदिरा गांधी जी के पास आया और बोला, भाई हमें संरक्षण दीजिए। इंदिरा गांधी जी बोली, बिल्कुल संरक्षण देंगे हम। इंदिरा गांधी जी ने संरक्षण देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम संरक्षण किस आधार पर दें। भाई आप अगर हमारे भारत में मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, तो हम आपको संरक्षण दे सकते हैं। अगर आप भारत में नहीं मिलेंगे तो हम अपने सैनिकों को ज़बरदस्ती युद्ध में क्यों उतारें। अब उसके सामने जो थोडुंग था, उसके सामने क्या प्रॉब्लम आई, उसके सामने ये समस्या आई कि भाई हम भारत पर भरोसा कैसे करें।
अगर हम भारत में विलय हो जाते हैं, अगर इन्होंने हमारे साथ में भेदभाव किया, किसी तरीके से जुर्म किया, तो हमारा तो राज्य भी चला जाएगा और हमारा जीना हराम हो जाएगा। मालूम चला ये तो चाइना से भी बुरा पड़ा। चलो चाइना तो ज़बरदस्ती फोर्स से हम पे अधिकार करता, लेकिन यहाँ तो हम खुद बकरा हलाल होने के लिए खुद उल्टा चल के आ रहा है। तो ये तो यार जनता की नज़रों में भी हम गिर जाएंगे। तो उसने कहा कि हम पहले राज्य आपके राज्य में के रूप में स्वीकृति नहीं लेंगे। तो 1974 में यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1974 में 35वां संशोधन हुआ। 35 कौन सा संशोधन हुआ? 35 संशोधन हुआ। और जहाँ पर सिक्किम क्या बन गया? एक सहराज्य बन गया। सहराज्य मतलब सहराज्य बन गया, एक राज्य का साथ ही बन गया, सहराज्य की संज्ञा दी गई उसे। उसने कहा पहले हम देखेंगे भारत को कि भारत हमारे साथ में कैसा व्यवहार रखता है। जब उसने देखा यार भारत में तो कोई भेदभाव ही नहीं है यार, बहुत अच्छी तरीके से स्वतंत्रता है, और उसमें तो कोई स्वतंत्रता में कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, तो फिर 1975 में एक साल बाद ही 36वां संशोधन किया गया। 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम बन गया कौन सा? 22वां राज्य बन गया। 22वां राज्य बन गया सिक्किम। 22वां राज्य सिक्किम बन गया। तो देखिए ये वाला प्रोसीजर मैंने कहाँ से डिफाइन किया, बताया आपको कि ये वाला प्रोसीजर है आपका यहाँ से, कि ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 2 के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से विदेशी क्षेत्रों को हम क्या कर सकते हैं? मिला सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी? सबसे पहले यूनियन, फिर फॉरेन, फिर चेंज, फिर करेक्शन। आर्टिकल 2 क्या कहता है? किसी भी विदेशी क्षेत्र को मिला सकते हैं, लेकिन उसकी आपको प्री इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति जी महोदय को देनी पड़ेगी। दे दिया। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? क्या लिखा है मैंने? चेंज। भाई चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? भारत के जो राज्य हैं हमारे पास, भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं में चेंज कर सकते हैं। सीमा बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं। आपने देखा नए नए स्टेशन के नाम बदल दिए जाते हैं। तो ये सरकार को शक्ति कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 3 से मिलती है शक्ति। ये सरकार को आपके दिमाग में आता होगा ये नाम बदल देते, ये तो गलत बात है, किसी ने कुछ नाम बदल दिया, किसी ने कुछ नाम बदल दिया। तो ये संवैधानिक अधिकार है, सरकार बिल्कुल नाम बदल सकती है, बिल्कुल नाम बदल सकती है। और इसके अब मैं आर्टिकल 3 का आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आर्टिकल 3 का आप एग्जांपल लीजिए। आर्टिकल 3 का एग्जांपल तो मैं देना चाहूँगा 1 नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 और यहाँ पर 2014 में आपने देखा होगा यहाँ पर क्या हुआ था। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से, एमपी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एमपी लिख देता हूँ, एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य, एमपी से छत्तीसगढ़, और यहाँ पर यूपी से उत्तराखंड, और बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड, और जहाँ पर आपके पास जहाँ पर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से क्या हो गया था? तेलंगाना। देखिए ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। ये एग्जाम्पल किसके हैं? आर्टिकल 3 के हैं। 1 नवंबर 2000 को आपने देखा होगा एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य अलग कर दिया गया। 8 नवंबर 2000 को आपने देखा यूपी से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर को 2000 को देखा आपने देखा यहाँ पर बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग घोषित कर दिया गया, निर्माण किया गया। तो ये शक्ति कहाँ से मिलती है? ये आर्टिकल 3 से शक्ति मिलती है। और देखिए अब ये डिस्कस हो गया। अब मैं जाना चाहूँगा किस पर? आर्टिकल 4 पर।
आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये आर्टिकल 3 हो गया। आर्टिकल 4 क्या है, करेक्शन। ये कहता है भाई कि जो आर्टिकल 4 जब आपने आर्टिकल 2 एंड 3 में करेक्शन किया है, अगर आपने आर्टिकल 2 और 3 में करेक्शन, सॉरी इसने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में करेक्शन किया है, तो इसे 368 से बाहर रखा जाएगा। 368 में नहीं आएगा ये बेटा। आर्टिकल 368 क्या है हमारे पास, देखो अभी थोड़ी सी ये चीज़ आपकी जैसे ही हम आगे पढ़ाएंगे ना तो बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होती जाएंगी। आर्टिकल 368 क्या है कि जब भी संशोधन होते हैं जो तो ज़्यादातर 368 के अंतर्गत होते हैं। इसका कुछ प्रोसीजर अलग होता है, इसके लिए काफ़ी प्रोसीजर हमें लंबा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इन वालों के जो यहाँ पर जो करेक्शन किया है आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 क्या है, विदेशी क्षेत्र को मिलाया है या कोई किसी का नाम बदला है हमने, तो वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, वो 368 से बाहर रखा गया है। लेकिन आपकी अनुसूची क्यों, ये क्वेश्चन है ध्यान रखना, अनुसूची 1 और 4 प्रभावित रहेगी, प्रभावित होगी, मतलब यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 4 क्या कह रहा है कि जब आप आर्टिकल 2 और 3 में कोई संशोधन करते तो उसे आप आर्टिकल 368 से बाहर रखेंगे, पहली बात। और आपके अनुसूची 1 और 4 में भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपके आर्टिकल हो गए 1 से लेकर 4 तक। तो भाग 1 तो आपको ख़त्म हो गया। लेकिन और भी कुछ है इसके जानने के लिए, और भी हमें कुछ जानना है। भारत की ये परेशानी नहीं थी कि देश आज़ाद हो गया बस ये हमने 4 बातें बता दी, बात ख़त्म। अरे और भी बहुत कुछ था जानने के लिए, वो जान लेते कि क्या और क्या चैलेंज थे। देखिए और क्या चैलेंज थे, यहाँ पे लिखूंगा मैं, भारतीय राज्यों के इतिहास, राज्यों के इतिहास, भारतीय राज्यों का इतिहास रहेगा, भारतीय राज्यों का इतिहास। भारतीय राज्यों का इतिहास। तो देखिए इसे थोड़ी सी एक शॉर्ट कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय राज्यों का इतिहास ये क्या था, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय लगभग 562 देशी रियासत थी। कहीं कहीं बुक में भाई 565 दे रखी है, 562 से अधिक देशी रियासत, और कहीं पर 565 से अधिक देशी रियासत दे रखी है। तो इस पर थोड़ा सा कोई जोड़ नहीं करेंगे, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या थी, जब देश आज़ाद हुआ तो 562 से अधिक देशी रियासत थी, से अधिक। अब इनको जो विलय करने की जो कार्य सौंपा गया, तो ज़्यादातर सभी मोस्टली लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं बेटा, आधी अधूरी जानकारी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनको विलय करने का जो क्रेडिट जाता है यहाँ पर देशी रियासतों, देशी रियासतों का विलय। एक तो बीपी मेनन आएगा इसमें, बीपी मेनन। यहाँ पर नंबर 2 वल्लभ भाई पटेल, मैं पटेल सा लिख देता हूँ, वल्लभ भाई पटेल लिख देता हूँ, वल्लभ पटेल, बीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का इसमें श्रेय आता है, लॉर्ड माउंटबेटन जी। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है आपसे कि देशी रियासतों का विलय का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसमें भाई बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों का था। और उस समय क्या था, 562 से अधिक देशी रियासत थी, तो मोस्टली सभी देशी रियासत भारत में विलय हो गई, सभी हो गई। केवल 3 देशी रियासत थी ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं हो रही हैं, और उनकी समस्याएं कुछ अलग थी। कौन कौन सी थी ये बताना चाहूँगा। कितनी लिखी मैंने, 562 ही मान लेता हूँ, 562 से अधिक थी वैसे, 562 से अधिक। 3 देशी रियासत थी। कौन कौन सी थी हमारे पास जो विलय नहीं होना चाह रही। पहली जम्मू कश्मीर,
दूसरी जूनागढ़, दूसरी, और तीसरी बात कर लेते हैं हैदराबाद। हैदराबाद, ये 3 ऐसी देसी रियासतें के जो भारत में विलय होने से मना कर दिया। अब इन तीनों की कहानी कुछ अलग है, तो बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे यार क्या कहानी थी, ये क्यों नहीं विलय होना चाह रही थी, भारत में क्यों नहीं मिलना चाह रही थी, तो भारत में विलय होने से मना कर दिया उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर कुछ कहानी क्या थी, इस तरीके से थी कि जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो हरि सिंह था। चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं। राजा हरि सिंह, और इसका प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, देखिए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल राजा हरि सिंह के पास गए कि भाई आप भारत में विलय हो जाइए, तो राजा हरि सिंह ने मना कर दिया। राजा हरि सिंह ने मना कर दिया कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, हम अपने राज्य को स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है सर, वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी और बोला लेकिन नहीं माना, तो वल्लभ भाई पटेल आ गए। अब क्या हुआ, तो देखिए शेख अब्दुल्ला जो उसका प्रधानमंत्री था वो मुस्लिम था, नाम से मालूम चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कुछ यूट्यूबर या कुछ टीचर कह लो ये बोलते हैं कि शेख अब्दुल्ला के साठगांठ पर पाकिस्तान भी चाहता था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें विलय हो जाए, तो हरि सिंह ने उससे ही मना कर दिया, राजा हरि सिंह ने। तो शेख अब्दुल्ला की साठगांठ पर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर दी, कुछ आतंकवादी उतार दिए। लेकिन मैंने शेख अब्दुल्ला के बारे में का लिटरेचर पढ़ा, मैंने साहित्य पढ़ा, इसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे मिला कि वहाँ पर उसमें दिया गया कि शेख अब्दुल्ला एक तो जो लगाव था वो भारत की तरफ था। कुछ समय बाद, मतलब जो घटना है उस समय तो भारत की तरफ लगाव था, कुछ समय बाद उसकी नीयत में कुछ परिवर्तन आया था। तो ये चीज़ मेरे वहाँ से मिली, तो थोड़ा सा ये डिफरेंस मिलता है कि जब पाकिस्तानियों ने घुसपैठ कर दी, आतंकवादी घुसपैठ कर दी, तो राजा हरि सिंह को लगा यार पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके हैं, और राजा हरि सिंह के पास कोई संसाधन नहीं थे, ऐसे कोई संसाधन नहीं थे कि वो पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। बाप रे बाप, बताओ, ऐसे ऐसे राजा थे कि कुछ संसाधन भी नहीं है, फिर भी देखो अपने तेवर दिखा रहा हम तो स्वतंत्र देश बनेंगे। भैया स्वतंत्र देश बनने से पहले कम से कम कुछ शक्ति तो हो तुम्हारे पास। शक्ति कुछ है नहीं, शक्ति इसके पास है नहीं, सेना है नहीं जो जवाब दे सके। अब राजा हरि सिंह को लगा कि भाई हमारे पास, हम पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते, और हम अगर चुपचाप बैठे रहे तो मालूम चला आने वाले समय में हमारा पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी लोग क्या करेंगे, इस पर कब्जा कर लेंगे, सब कुछ निकल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। दौड़ा नेहरू जी के पास आया, हाथ जुड़े, बोला सब कैसे करके हमें बचा लो, सुरक्षा दे दो, संरक्षण दे दीजिए हमें, पाकिस्तानी लोग छोड़ेंगे नहीं। नेहरू जी बोले क्या हो गया, ऐसे घुसपैठ हो गई, डेली लोग मारे जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं। नेहरू जी बोला अच्छा चलो। नेहरू जी ने तुरंत बोला ठीक है हम आपको संरक्षण देंगे। तो उसी टाइम पर वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बोला रुको, हम तब तक कोई इन्हें संरक्षण नहीं देंगे, तब तक ये विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, विलय पत्र पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो मैं बता दूं, फिर जो राजा हरि सिंह ने 3 महीने 11 दिन बाद, देश को आज़ाद होने के 3 महीने 11 दिन बाद, मतलब 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर सिग्नेचर किए। और उस समय एक नौसेना के शेर के कहा जाने वाले, नौसेना के शेर, सेना के शेर ब्रिगेडियर उस्मानी, भाई इसका तूती बोल रही थी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा। ब्रिगेडियर उस्मानी अपने बहुत ही शौर्य गाथा के लिए जाने वाले थे, बहुत ही कट्टर थे, दबा करके पूरी टीम का लीडरशिप थी इसके अंदर। पटेल साहब ने बोला, ब्रिगेडियर उस्मानी को बुलाया। नेहरू जी घबरा के, मानी पटेल साहब आप क्या करने वाले हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेज रहे हैं, अरे ये तो बहुत बुरी तरीके से मारता है। मैं नहीं, ये पाकिस्तानी लोग तभी सुधरेंगे, इन्हीं के हाथ आएंगे। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को कमांड दी और आक्रमण बोल दिया। तो ब्रिगेडियर उस्मानी
ज़बरदस्त लड़े और पाकिस्तानी को वहीं पर रोक दिया। लेकिन जब तक वहाँ पहुँचे तो कुछ भाग वो कब्जा कर चुके थे, वहाँ से तो उनको नहीं हटा चुके, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। जो कब्जा कर चुके थे उस क्षेत्र को क्या बोल दिया? पीओके। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसे बोलेंगे पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र, अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र। जो भाग पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था उसे पीओके बोला गया। आज भी वह क्षेत्र विवादित क्षेत्र है। तो ये चीज़ तो जम्मू कश्मीर की हो गई, बाकी का जो भाग था वो भारत में विलय हो गया। अब बात कर लेते हैं जूनागढ़ की, कि जूनागढ़ क्या था हमारे पास। जूनागढ़ एक, देखिए जूनागढ़ क्या था? गुजरात की एक रियासत थी। एक मिनट थोड़ा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर रहा था आपके साथ में जूनागढ़। जूनागढ़ क्या थी? यहाँ पर गुजरात का एक देसी रियासत थी। यहाँ पर जो जनता हिंदू थी, लेकिन जो नवाब था, नवाब का क्या नाम था? नवाब मोहम्मद मोहताब खानजी तृतीय। तो नवाब मोहम्मद खानजी तृतीय, इनका नाम था नवाब मोहम्मद खानजी तृतीय। नवाब मोहम्मद महावत वर्ड आएगा, महावत। क्या नाम था? नवाब मोहम्मद ऐसे मतलब ऐसे लिख लो, मोहम्मद महावत खानजी तृतीय, ये मुस्लिम थे। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? हमें जनता के से जनमत संग्रह करा दिया। जनमत संग्रह, उनसे बोला भाई आप पाकिस्तान वोट करा दिया, मैंने हाथ ऊपर करो, जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें, और जो भारत में विलय होना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। तो जनमत संग्रह में जनता ने फैसला किया कि वो भारत में ही रहना चाहते हैं। फिर नवाब मोहम्मद महावत खान जी डर की वजह से पाकिस्तान भाग गए। तो जूनागढ़ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जूनागढ़ की हो गई। अब यहाँ पर आता है हैदराबाद। यहाँ के भी एक निज़ाम था, ये दोनों क्या के दोनों की डिमांड क्या थी? दोनों पाकिस्तान मिलना चाहते थे। दोनों किस्म चाहते थे? पाकिस्तान मिलना चाहते थे। जूनागढ़ भी पाकिस्तान मिलना चाहता था और हैदराबाद भी पाकिस्तान मिलना चाहता था। तो यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? पुलिस की वर्दी में आर्मी को उतार दिया। और वहाँ पर गन लेके खड़ा हो गए सभी लोग। बताओ कौन लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं? हमारे डर की वजह से, बाप रे बाप, सबने हाथ जोड़ दिया, भाई हम तो भाई भारत में विलय होना चाहते हैं। तो इस वजह से ऐसे देखा कि जितनी भी देशी रियासत थी उनका भारत में विलय हो गया, और उन देशी रियासतों को मिला करके आपका स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ। अभी भारत की समस्या कम नहीं हुई। अभी हमको लगता है ना, आज का जो भारत देखते हैं और उस समय का भारत देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। उस समय हमारे भारत की स्थिति इतनी खराब थी कि हम सपने भी में सोच नहीं सकते, और हमें लगता है यार हम बहुत खुश होते हैं। कभी नेहरू जी पे उंगली उठाते हैं तो कभी महात्मा गांधी जी पे उंगली उठाते हैं, मैं नेहरू जी ने ये कर दिया, महात्मा गांधी ने ये कर दिया, और सबसे बड़ा रोल निभाते हैं फेसबुक उस पर। बताओ ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में जो हमने एक शब्द नहीं पढ़ा, फेसबुक से 2 शब्द पढ़ करके कभी नेहरू जी को गाली देते हैं तो कभी महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं।
और नाथूराम गौड़ की जयकार लगाते हैं बार बार। क्या बात है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। और आगे क्या था, अब समस्या क्या थी हमारे पास। समस्या सुनिए, भारत के जो देशी रियासत थी उनका विलय हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये शायद दिमाग से स्लिप हो गया, मुझे लग रहा है कि जो देशी रियासत थी उनको अंग्रेज़ों ने एक अधिकार दिया था कि जो देशी रियासत पाकिस्तान मिलना चाहती हैं तो पाकिस्तान मिल सकती है, और भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिल सकती हैं, और अपना राज्य, अपना स्वतंत्र राज्य देश भी बना सकते हैं। ये चीज़ दी थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। और ये प्रॉब्लम का समाधान वल्लभ भाई पटेल जी ने और बाकी लोगों ने भी की। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भारत राज्य गठन किया गया तो उस समय क्या भारत के राज्य कैसे बटे हुए थे, भारत के राज्य कैसे बटे हुए थे, क उस वर्ग में बांट दिया गया था। राज्य कैसे हुए थे, क वर्ग, क, ख, ग और घ। क में कौन से थे, जो 1935 अधिनियम में, देखिए इसमें क वर्ग में उन राज्यों को रखा गया था जो 1935 अधिनियम में उनको प्रांत कहा गया था। लेकिन प्रांत कहा गया था जहाँ पर गवर्नर का शासन था, यहाँ पर गवर्नर का शासन था, गवर्नर का शासन था। और ख में बड़ी देशी रियासत थी, यहाँ पर बड़ी देशी रियासत, बड़ी देशी रियासतों को रखा गया, देशी रियासतों। इसमें शाही क्षेत्र थे, शाही क्षेत्र अपने जो राजकुमार थे ना उनके लिए शाही क्षेत्र कह सकते हैं, छोटी रियासत, छोटी रियासत। और घ में कौन से थे, विदेशों से अर्जित क्षेत्र। देखिए, तो ये तो क्या थे, क वर्ग में कौन से राज्य रखे गए थे 1935 अधिनियम में, जिनको प्रांत कहा गया था, जहाँ पर गवर्नर का शासक था, गवर्नर का शासक था। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, यहाँ पर आ जाता है इसमें असम था, असम, महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र संयुक्त राज्य, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत क्या था, आपको पता होना चाहिए संयुक्त प्रांत। आज भाई जो यूपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश, उसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था पहले, संयुक्त प्रांत था। इसमें उड़ीसा भी आता था, उड़ीसा भी था, पश्चिम बंगाल भी था इसके अंदर, पश्चिम बंगाल था, और इस तरीके के राज्य थे। और बड़ी देशी रियासत में कौन से थे, हैदराबाद था, यहाँ पर हैदराबाद, और मैसूर था, मैसूर, जम्मू कश्मीर था इसके अंदर, जम्मू कश्मीर भी था इसके अंदर। और क्या था, हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था इसके अंदर, राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी था इसके अंदर, सौराष्ट्र जो गुजरात का वहाँ पर कच्छ भाग में मिलता है, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र भी था। और इसके अंदर क्या थे, यहाँ पर अजमेर, भोपाल, इसमें पटियाला पंजाब भी था, पटियाला पंजाब, पटियाला पंजाब, और पंजाब इसमें था, पंजाब, ये पंजाब लिखा हुआ है यहाँ पर, पंजाब। इसमें क्या थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए ये अंग्रेज़ों ने इस तरीके से जो बनाया गया था, क ख ग राज्य, तो ये राज्यों का इस तरीके से वर्गीकरण था उस टाइम पर। क में जो कि 1935 अधिनियम आया था, जो आपको डिस्कस करेंगे, आपके साथ हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो उसमें जिन राज्यों को प्रांत कहा गया, जहाँ पर गवर्नर का शासन था, उसमें कौन कौन से मिलेंगे, असम, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और भी राज्य होंगे। तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। ख में बड़ी देशी रियासत थी, जैसे आपके पास बड़ी देशी रियासत में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर राजस्थान, सौराष्ट्र भी थी, और यहाँ पर आपका पटियाला पंजाब थी।
और ग राज जो ग वर्ग क्या था, शाही क्षेत्र। इन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर जो गवर्नर थे उन्होंने अपने राजकुमारों के लिए, जो राजकुमार आते थे उनको शासन के लिए ऐसे राज्य जो छोटी रियासत थे उनको सौंप दी कि यहाँ पर रहेंगे, ऐश मौज करेंगे। उनके शाही राज्य बोला गया, उनको शाही राज्य, कि जहाँ पर कोई बवंडर नहीं होता था, तो उनको सौंप दिया गया। इसमें अजमेर, भोपाल ये आते थे, अजमेर, भोपाल, पंजाब और भी होंगे, इसमें मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। और ग वर्ग में जो विदेशी क्षेत्र से अर्जित किए गए थे, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये एग्जाम्पल थे। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर क्रिएट हुई? अब समस्या देखिए, आज जो हमारे राज्य देख रहे हैं उन राज्यों तक मैं आपको लेके जाऊंगा कि आज हमारे राज्य कैसे बने, आज इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है वो कैसे हुआ, तो ये जानना है, हमें कंटिन्यूटी में बना के रखना है, जानना है कि ऐसा कैसे हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारी शुरुआत में समस्या चल रही थी। जितने भी क ख ग वर्ग थे उनको मिलाकर के भारत राज्य की घोषणा की गई। अब जहाँ पर भाषाई आधार पर, यहाँ पर देखेंगे भाषाई आधार पर, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं 27 दिसंबर 1947 पर एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति को कमेटी बनाई गई, किसके? भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए, राज्यों के गठन के लिए। देखिए यहाँ पर 27 दिसंबर 1947 को एक कमेटी बनाई गई। एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम थे, 3 और थे, एस के दर के साथ 3 और थे। एक आयोग गठन किया गया। इनसे बोला भाई भाषाई आधार पर हम राज्य बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने विचार व्यक्त करें और बताएं। तो इन्होंने क्या किया, 10 दिसंबर 1900 फिर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की इन्होंने? 1 साल बाद की, 1 साल से पहले हो गया। यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब इस रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने भाषाई आधार को मना कर दिया। भाषाई आधार को क्या कर दिया? मना किया। भाषाई आधार पर राज्य नहीं बना सकते। कौन सा बताया इन्होंने बोला प्रशासनिक के आधार पर, प्रशासनिक, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और राज्य के विकास पर। भौगोलिक क्षेत्र और यहाँ पर भौगोलिक, यहाँ पर सुविधा के आधार पर बोलो, विकास की बात करो। उन्होंने 3 पॉइंट जोड़ दिए। भाषाई आधार तो मना कर दिया कि भाषाई आधार पर तो भाई ये राज्यों गठन करना सही नहीं रहेगा, लेकिन आप जो राज्य करो प्रशासनिक, जहाँ से प्रशासनिक चलाने में कोई परेशानी नहीं आई उसके आधार पर राज्य गठन करो। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर करो, और जो संसाधन है, मैं इसे संसाधन भी नाम देना चाहूँगा, संसाधन के आधार पर कितना विकास हो सकता है, उसी के आधार के हिसाब से इन तीनों क्राइटेरिया को देखते हुए राज्यों का गठन करो। ठीक है। फिर एक टीम और बनाई गई, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। इसे बोलते हैं JBP। जे से क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी। वी से वल्लभ भाई पटेल जी। और पी से पट्टा में सीतारमैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1 अप्रैल 1949 को। 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाषाई आधार को
भाषाई आधार को निरस्त कर दिया। देखिए अब ये बड़ी जानने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहली टीम बनी 27 दिसंबर 1947 को एस के दर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम थी, भाषाई आधार के लिए बनाई गई, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 10 दिसंबर 1948 को। तो उन्होंने भाषाई आधार को निरस्त कर दिया। भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। किस आधार पर करना है? प्रशासन के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर और संसाधनों के आधार पर, मतलब राज्य के विकास होने की पॉसिबिलिटी के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इसके अलावा 3 सदस्यीय टीम घोषित की गई, बनाई गई। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टन सीतारामैया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की। 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की। उन्होंने भी क्या किया? भाषाई आधार को निरस्त कर दिया। भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना तो गलत रहेगा। अब क्या हो गया? अब यहाँ पर एक कांड हो गया इसी बीच में कांड हो गया। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तेलुगु भाषा के लिए, भाई तेलुगु भाषा के लिए भाई देखो अब यहाँ पर क्या आ रही थी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हिंदी वालों का गठन ज़्यादा हो गए, तो और भाषा थी। तेलुगु को लगा भाई ये तो हिंदी वाले राजभाषा में हिंदी को रख दिया है और जितने अधिकार हैं सबको अपने फेरों ले रहे हैं। हम तेलुगु वालों को कुछ समझ नहीं रही जी, संविधान में हमारा तो महत्व ही कम कर रहे हैं जी। भाई क्या हमने स्वतंत्रता में जो देश को आज़ादी कराने में क्या हमारा योगदान नहीं रहा? क्या केवल हिंदी बोलने वाले का योगदान था? तो उनकी ऐसी फीलिंग आने लगी। तो उन्हें बोला नहीं, हमें तो तेलुगु भाषा वालों को बोला कि हमें तो भाई अलग राज्य चाहिए। तो इसमें एक व्यक्ति थे श्री रामुलु पोटुलु, श्री रामुलु पोटुलु। तो एक व्यक्ति थे, इसका नाम था श्री रामुलु, ठीक है, इस तरीके से श्री रामुलु थे। तो श्री रामुलु थे, ये भूख हड़ताल बैठ गए। व्यक्ति थे श्री रामुलु, किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल पर। कौन सी भाषा बोलने वाले थे? तेलुगु भाषा बोलने वाले थे। 56 किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल पर। भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों बाद भाई भूख हड़ताल बैठ गई। अब बताओ, ना कुछ खा रहे ना पी रहे। 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब मृत्यु हो गई तो फिर तो इनकी मृत्यु ने तो भाई साहब पूरा ऐसे काम कर दिया, जनता के अंदर आक्रोश आ गया और दंगे होने लगे, अब तुम राज दो। भाई साहब नेहरू जी घबरा गए, ये क्या हो गया? और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश। देखिए इस घटना में इतना तांडव ले लिया, इस घटना ने इतना जोर पकड़ लिया कि उनको जनता को काबू करना बहुत ही मुश्किल था। तो नेहरू जी घबरा गए, अब क्या करना चाहिए। तो नेहरू जी ने क्या किया? 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा कर दी। ये देख रहे तो और राज्य भी आ गए भाई चलो। अब तो भाषाई प्रदेश में डिवाइड हो रहा है, तो हमें भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। अब क्या किया गया? 1953 में फजल अली आयोग, ये ध्यान रखना, फजल अली आयोग क्यों 3 सदस्यीय थी? 3 सदस्यीय, यही पूछ लेता है एग्जाम में, 3 सदस्यीय। तो इसमें आपके 3 सदस्य थी। इसमें और क्या नाम था? KM पन्नीकर, और 2 और नाम थे इसमें, KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्य थी। कितने थे? 3 सदस्य थे।
3 सदस्यीय टीम बनाई गई, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, वो प्रस्तुत की थी इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को प्रस्तुत की, 1955 को प्रस्तुत की। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान रखना ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। एक मिनट थोड़ा सा, थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए ये अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या किया गया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1956 में, 30 दिसंबर 1955 में प्रस्तुत की, 30 दिसंबर 1955 को वो उन्होंने भाषाई आधार को एक्सेप्ट कर लिया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। इसी के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया और आप देखेंगे उस समय पर 14 राज्य थे उस टाइम पर और 5 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। बेटा एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे। आ गया, चलो वहीं से आ गया। तो 5 जुलाई 1900, ये तो आगे पहुंचना है। देखिए तो ये आपका 1953, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश घोषित कर दिया गया। 1953 में फजल अली आयोग घोषित किया गया। इन्होंने भाषाई आधार को समर्थन दिया और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और राज्यों का गठन किया गया और संविधान में 7वां संशोधन किया गया। संविधान क्या गया? 7वां संशोधन किया गया। अब 7वां संशोधन क्यों गया? 7वां संशोधन किया गया और मूल संविधान से ख ग जो राज्य थे इनको समाप्त कर दिया गया। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश यूटी निर्माण किए गए। 14 राज्य 5 यूटी बनाए गए इस टाइम पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और एक मामला और डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में, बहुत ही अच्छा मामला था, बेरूबाड़ी का मामला। बेरूबाड़ी का मामला डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर बेरूबाड़ी मामला क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बेरूबाड़ी मामला 1960 का था। तो बेरूबाड़ी मामला क्या था कि देखो भारत का जो विभाजन किया था वो रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ किसने किया था? रेड क्लिफ लिख देता हूँ यहाँ पर। रेड क्लिफ भारत का विभाजन किया। उसने तो क्या किया, एक इधर से पाकिस्तान कर दिया, इधर से पूरी, यहाँ पर पूरी पाकिस्तान कर दिया इस तरीके से। चलिए मैं इस तरीके ले लेता हूँ जैसे है। उन्होंने तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से लेकर के मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसे ले करके इस तरीके से। तो उन्हें एक लाइन उन्होंने ऐसे खींच दी, एक लाइन उन्होंने ऐसे खींच दी, इस तरीके से ऐसे खींच दी। अब परेशानी क्या आई, इधर तो कोई पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम इधर हुई पूरी पाकिस्तान में।
पूर्वी पाकिस्तान में थी प्रॉब्लम। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जब पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था तो हिंदू मुस्लिम देख के किया गया था। तो पूरे पाकिस्तान की ओर क्या हो गया कि कुछ मुस्लिमों के क्षेत्र इधर आ गए और कुछ हिंदू क्षेत्र उधर चले गए। तो बेरूबाड़ी क्या था, एक मुस्लिम क्षेत्र था जो कि बांग्लादेश में जाना चाहिए था, वो भारत में आ गया। जब ये नेहरू जी को मालूम चला तो वे लेके आए, नेहरू जी से बोला कि ऐसे ऐसे ये सिस्टम हो गया है। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, बेरूबाड़ी क्षेत्र को, बांग्लादेश को, पूरी पाकिस्तान को सौंप देते हैं। सॉरी, बांग्लादेश तो बाद में बनाए, कि पूरी पाकिस्तान को सौंप देते हैं। जैसे देने चले तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, नेहरू जी आप क्या कर रहे हैं, आप बड़े समझदार और बहुत ही विदेशी विशेषज्ञ हैं विदेशी नीति में, और आप बताइए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान आपकी इस बात की परमिशन नहीं देगा। फिर संविधान में संशोधन किया गया और बेरूबाड़ी क्षेत्र है वो पूर्वी पाकिस्तान को सौंपा गया। ये बेरूबाड़ी मामला था। तो इस तरीके से देखा आपने, ये हमारे भारत का एक शॉर्ट टाइम में मैंने कुछ इतिहास डिस्कस किया है। बाकी के देखिए, अब हम जो नागरिकता भाग 2 डिस्कस करेंगे, नागरिकता, और भाग 3 डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और भी सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस मैंने ट्रिक भी बताई थी, वो याद करने के लिए आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले यूनियन फॉरेन चेंज करेक्शन, इस तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 आर्टिकल, इस तरीके से आर्टिकल क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके ग्रुप बनिए इस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको संविधान का महारथी बना दूंगा, और संविधान के जो अधिकार हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके नागरिकता, जो सिटीजनशिप के बारे में, कि वो नागरिकता कैसे ले सकते हैं और भारत ने कैसे नागरिकता दी, सिटीजनशिप कैसे दी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उस समय पर क्या प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।